हम लोग विलियन चैप्टर करने वाले हैं। विलियन एक सिंपल सा चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है विलियन। पहली बात आती है कि आखिरकार विलियन होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समआंगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। हम लोग बात करें तो एक वर्ड मैंने बोला, दो या दो से अधिक पदार्थों का समआंगी मिश्रण। एक वर्ड आपके पास आता है समआंगी। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस समआंगी? क्या मतलब होता है समआंगी का मतलब? बहुत सारी किताबें कहती हैं कि समआंगी का मतलब समान भौतिक अवस्था में होना। अब बात आती है कि अगर भौतिक अवस्था समान है तो क्या वह समआंगी हो सकता है क्या? तो हमारे दिमाग में पहला ही एग्जांपल आता है, पानी के साथ दूध मिला दिया। ऑब्वियस सी बात है, मिल रहा है, दोनों द्रव है, तो ये क्या हो गया? एक विलियन बन जाएगा हमारा। क्लियर है? पानी के अंदर शक्कर मिलाई मैंने, बट शक्कर तो मेरी ठोस अवस्था में थी, पानी मेरा द्रव अवस्था में था, उसके बावजूद भी ये तो मिश्रित हो गए दोनों। तो बाकी ये तो हमारे पास समान भौतिक अवस्था नहीं हुई। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं कि मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर पानी भर दिया, इस पानी के अंदर मैंने क्या कर दिया? थोड़े से पत्थर डाल दिए। पानी और क्या था? पत्थर। पानी की अवस्था कैसी? द्रव अवस्था। पत्थर की अवस्था कैसी? ठोस अवस्था। दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग है। भौतिक अवस्थाएं अलग अलग है तो एक दूसरे के अंदर मिश्रित होंगे ही नहीं। दैट मीन्स ये तो समआंगी है ही नहीं। मैंने दूसरी कंडीशन ली, एक और पात्र लिया, पानी डाला, पानी के अंदर मैंने ऊपर डाल दिया तेल, और नीचे क्या रखा हम लोगों ने? पानी। तेल की भौतिक अवस्था कैसी? द्रव। पानी की भौतिक अवस्था कैसी? द्रव। दोनों की भौतिक अवस्थाएं भी समान है, बट क्या आपस में मिक्स हो रहे हैं क्या? दैट मीन्स ये भी मेरे विलियन का रूप नहीं है। दैट मीन्स भौतिक अवस्था अलग अलग है तो भी मेरे जरूरी नहीं कि विलियन बनाए, भौतिक अवस्था समान है तो भी जरूरी नहीं कि मेरे विलियन बनाए। तो फिर विलियन बनाएगा कब? जब आपके दो या दो से अधिक पदार्थ के बीच है। मैंने क्या किया? पानी लिया, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? शक्कर डाल दी। क्लियर है? अब ये शक्कर क्या हो गई? मेरी पानी के अंदर घुल गई। क्या पानी और शक्कर की दो अलग अलग परतें दिखाई दे रही क्या हमें? नहीं, पूरा विलियन जो दिखाई दे रहा है एक ही दिखाई दे रहा है। तो यदि दो पदार्थ मिलाने पर दोनों पदार्थों के मध्य अगर पृथक्करण परत ना दिखे, अगर सेपरेशन लेयर ना दिखे, दोनों में अलग अलग परतें ना हो, तो वही विलियन क्या कहलाता है? आपका समआंगी विलियन कहलाता है। और समआंगी होना विलियन के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये मिश्रण कहलाएगा, विलियन नहीं कहलाएगा। दैट मीन्स विलियन क्या है? एक तरीके का मिश्रण है, और मिश्रण भी कैसा है? समआंगी है। समआंगी किसे कहते हैं? जहां पर दो पदार्थों के मध्य पृथक्करण परत या फिर दोनों के बीच सेपरेशन लेयर ना हो, दोनों अलग अलग ना दिखे। तेल को पानी में मिलाएंगे एक लेयर दिखने लगती है। आप कांच की ग्लास लीजिए, कांच की ग्लास से पानी डालिए, ऊपर से ऑयल डालिए, दोनों में से ऊपर अलग अलग लेयर दिखने लग जाएगी आपको। दैट मीन्स ये तो विलियन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके समआंगी मिश्रण कहलाते हैं, जिसके अंदर पृथक्करण परत नहीं होती। अब बात करते हैं विलियन बना हुआ किससे होता है। विलियन आपका जो होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा घटक होता है? दैट इज विलेय। और दूसरा कौन सा घटक होता है आपके पास? विलायक। अब बात करते हैं कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो हमें यह बताया जाता है बचपन से कि जो पदार्थ कम आ रहा है वो क्या है? विलेय, और जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में आ रहा है वो क्या है? विलायक। क्लियर है? बट ये डेफिनेशन कहीं पर आकर के गलत हो जाती है। जैसे मैंने क्या किया कि एक पार्टी में बैठे हैं आज, मतलब मैं नहीं बैठा हूं, कोई बैठे हैं, हम लोगों ने पैक बनाना शुरू किया। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कोई पार्टी चल रही है और यहां पर क्या चल रही है? अल्कोहलिक ड्रिंक चल रही है। ठीक है, पहला ड्रिंक अभी तक क्या लिया मैंने? 30 ml अल्कोहल, 70 ml पानी। यह है अल्कोहल, और यहां पर क्या डाला? पानी डाला मैंने। अब मेरा विलेय कौन है? अल्कोहल। जो कम है वो विलेय। मैंने थोड़ी देर बाद क्या किया? अल्कोहल की मात्रा बढ़ा के कितनी कर दी? 50 ml। क्लियर है? और पानी भी कितना हो गया? 50 ml। यहां दोनों बराबर हो गए। तीसरी कंडीशन क्या करी? अब वो वाली कंडीशन आ गई कि पार्टी तेरा भाई देगा। 20 ml और 100 ml, 80 ml तो मैंने अल्कोहल डाल दिया, और 20 ml मैंने क्या डाल दिया? पानी। इन तीनों केसेस में मैं क्या बात कर रहा हूं? कि अल्कोहल में पानी मिला रहा हूं। क्यों मिला रहा हूं? कि अल्कोहल को थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहा हूं। दैट मीन्स मैं प्रॉपर्टी किसकी दे रहा हूं? पानी को मिला के दे रहा हूं, मतलब मैं विलेय का तनुकरण कर रहा हूं इसका। दैट मीन्स मेरा अल्कोहल क्या है? विलेय है, उसके अंदर मैं पानी मिला मिला के उसको क्या कर रहा हूं? डाइल्यूट कर रहा हूं, या फिर आपको पतला कर रहा हूं उसे। दैट मीन्स भले कम हो या ज्यादा हो, मेरा विलेय तो अभी भी अल्कोहल ही है।
तो आपकी वो डेफिनेशन तो गलत होगी कि दोनों में से वह पदार्थ जो कि कम हो वो विलय है। यहां पर तो जो ज्यादा है वह भी विलय आ रहा है। तो बात क्या ध्यान रखनी है, जब दोनों पदार्थों की भौतिक अवस्था अलग अलग होगी तो जो कम है वो विलय है और जो ज्यादा है वो क्या है, विलायक। बट जब दोनों पदार्थों की अवस्थाएं समान होगी तो वह पदार्थ जो अपनी पहचान को खो दे रहा है वो विलय है और दूसरा वाला पदार्थ क्या है आपका, विलायक है। पहचान को खो देने का मतलब कैसे, मैंने अल्कोहल के अंदर पानी मिलाया तो अल्कोहल क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। दैट मीन्स वो किसके गुणधर्म ले रहा है, पानी के। दैट मीन्स पानी अपनी प्रॉपर्टी को डाल रहा है तो अल्कोहल अपने गुणधर्म खोता जा रहा है। मैं कतई ऐसा नहीं बोल रहा कि अल्कोहल क्या कर रहा है, पानी बन रहा है। सॉरी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पानी अल्कोहल बन रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, अल्कोहल पतला हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, पानी अपने गुणधर्म डालता जा रहा है। तो विलय क्या होता है, वह पदार्थ जो अपनी पहचान खोए और वह पदार्थ जो अपनी पहचान को बनाए रखे वो विलायक। सेकेंड पॉइंट, ये क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, अगर हम लोगों ने यहां से बात की तो यह क्या हो सकता है, कम मात्रा में हो सकता है। ठीक है, मैं बात किसकी कर रहा हूं, हो सकता है। कब कम मात्रा, जब दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो। जैसे मैंने पानी में शक्कर मिलाई, शक्कर की अवस्था कैसी, ठोस, पानी कैसा, द्रव। क्लियर है कि नहीं, दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग। अब शक्कर मेरी विलय है। दो कंडीशंस फॉलो करती है। मैंने क्या किया, एक ग्लास भर के पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर एक चम्मच शक्कर मिलाई। एक ग्लास भर के पानी लिया, एक चम्मच क्या करी, शक्कर मिलाई। पानी मीठा हो रहा है, दैट मीन शक्कर क्या है मेरी, विलय, पानी क्या है मेरा, विलायक। मैंने एक डब्बा भर के, शक्कर का डब्बा लिया मैंने पूरा, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया। अब मेरा पानी कौन है, विलय, और शक्कर क्या है, विलायक। बात आ रही है मेरी समझ में। जब भौतिक अवस्था समान हो तब हम लोग क्या करेंगे, जो पदार्थ कम है वो विलय है, जो पदार्थ ज्यादा है वो विलायक है। और जब भौतिक अवस्था समान हो तब हम लोग उनकी गुणधर्म को देखेंगे। सेकंड चीज, मैंने क्या किया कि आपके पास एक ग्लास लिया, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक में पूरी पानी भर दिया, 1-1 लीटर पानी भर दिया मैंने सब में। इसके अंदर मैंने क्या किया, 1 स्पून शुगर डाला, इसके अंदर 2 स्पून शुगर डाले और इसके अंदर मैंने 3 स्पून शुगर के डाल दिए। पहले में 1 चम्मच, दूसरे में 2 चम्मच, तीसरे में 3 चम्मच। सबसे मीठा दूध कौन सा है, तीसरा वाला। कैसे पता लगा, शक्कर की मात्रा ज्यादा है। दैट मीन्स सांद्रता को कौन प्रभावित कर रहा है, शक्कर। शक्कर क्या था मेरी, विलय। दैट मीन्स विलय किसको प्रदर्शित करता है, किसी भी पदार्थ की सांद्रता को। तो ये क्या बता रहा है, थर्ड पॉइंट, सांद्रता को। अच्छा, जो मेरे चाशनी बन रही है ये ठोस है कि द्रव है कि कैसी है, अरे ठोस बनेगी कि द्रव बनेगी, द्रव। अरे भाई विलयन कैसा बन रहा है, द्रव। क्यों, क्योंकि विलायक द्रव था। अगर यही मैं शक्कर का डब्बा ले रहा था पूरा, उसमें 2 चम्मच पानी डाल रहा था, अब मेरा कैसा है, ठोस है। दैट मीन जो विलायक है वो क्या तय कर रहा है, भौतिक अवस्था। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इनको ध्यान में रखना है, विलायक क्या तय करता है, भौतिक अवस्था। तो जब भी कभी आपको विलय और विलायक में आपको अंतर आएगा तो आप केवल ये लाइन लिख के नहीं छोड़ें, क्योंकि हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं आगे कि अब लिखे क्या। वह पदार्थ जो कि कम मात्रा में उपस्थित है विलय कहलाता है। इसके आगे हमें लाइन ही नहीं मिलती और हमारी बोर्ड की पूरी लाइन एक बार में पूरी नहीं होती और हम लोग ये सोचते कि अब लिखेंगे क्या। दैट पॉइंट, आपको इतने सारे पॉइंट आने चाहिए कि ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, ये विलयन की सांद्रता को प्रभावित करता है, ये कम मात्रा में हो सकता है, और अगर भौतिक अवस्था समान हो तो ये चीजें हो सकती है। अब एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड एज सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, इस चीज को देखते हैं। मैंने क्या किया, 3-4 एग्जांपल्स लेते हैं हम लोगों ने क्या किया, एक ग्लास ली, क्लियर है, ऐसी ऐसी मैंने क्या कर दी, हम लोगों ने एक और ग्लास, क्लियर है, और ऐसी कैसी हम लोगों ने एक और ग्लास ली। 3 ग्लासें ले ली मैंने, ठीक है, और 2 कंडीशंस अप्लाई करवाएंगे हम लोग इससे। चलिए, ये कंडीशंस मैंने अप्लाई करवा दी। मैंने पहली ग्लास में क्या किया, आपके पानी भरना शुरू किया, फुल भर दिया इसको। तीनों ग्लासों को मैंने कैसा भर दिया, फुल किया। दूसरे केस में क्या किया, पहली ग्लास मैंने फुल भरी पानी से, दूसरी ग्लास मैंने पानी क्या लेकर के आधी भरी, और तीसरी ग्लास में मैंने पानी बहुत ज्यादा कम ले लिया। इसमें मैंने क्या किया, 1 स्पून शुगर डाला, इसमें 2 स्पून शुगर डाले और इसमें 3 चम्मच शक्कर डाल दी। ये ग्लास थी ए, ये थी बी और ये थी सी।
इसमें मैंने क्या किया, तीनों में 1 स्पून, इस पे भी कितना 1 स्पून और इसमें भी कितना डाल दिया 1 स्पून शुगर डाली, तीनों में 1-1 चम्मच डाली। मेरे 2 सेट हैं, ये है मेरा सेट 1 और ये है मेरा सेट 2। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में पता किया कि सेट ए, बी और सी में से सबसे ज्यादा सांद्रता किसकी। मैंने विलायक क्या ले लिया, कांस्टेंट, गिलास भर भर के, तो सबसे ज्यादा सांद्रता, सबसे ज्यादा मीठा कौन, 30। दैट मींस हम लोगों ने क्या पता लगाया, सांद्रता सी, फिर बी और फिर ए, यहां से तो ये चीज आई। मैंने सेट नंबर 2 में क्या किया, इस बार मैंने शक्कर का अमाउंट कांस्टेंट रखा है बट पानी में कम करता गया। अब सबसे ज्यादा मीठा कौन, सी। दैट मींस यहां पर भी क्या आया, ये ए, ये बी और ये सी, तो सी, बी, और यहां पर हम लोगों ने क्या ले लिया, इसको भी ए के तरह ले लिया। मुझे एक चीज पता चल गई कि विलेय ज्यादा हो तो भी सांद्रता ज्यादा होती है और विलायक कम हो तो भी सांद्रता क्या होती है, ज्यादा। तो मेरे को एक चीज पता चल गई कि सांद्रता जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सीधे तो होती है विलेय की मात्रा के, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास, विलायक की मात्रा, ठीक है। और इसको हम लोग पर बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते किलोमीटर पर आवर। तो सांद्रता को परिभाषित कैसे कर दिया, प्रति इकाई विलायक या फिर प्रति इकाई विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, यही क्या कहलाती है मेरे, सांद्रता। तो सांद्रता को परिभाषित करने की डेफिनेशन आ गई कि प्रति इकाई क्या ले सकता हूं, विलयन, या फिर क्या हो जाएगा, विलायक में विलेय की मात्रा। यही चीज क्या कहलाती है, मुझे सांद्रता कहलाती है। इज इट क्लियर, समझ में आया। अब बात करते हैं कि सांद्रता कितने तरीके की होती है। बात करते हैं हम लोग कैसे, सांद्रता कितने तरीके की होती है। पहली सांद्रता तो वो जो कि ताप पर निर्भर करे, दूसरी सांद्रता वो जो ताप पर अनिर्भर या फिर निर्भर नहीं करे। क्लियर है। अब हम लोग के पास सीधा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। हमारी समझ से बाहर हो जाता है, हम कब तक रटे, मोलरता एग्जाम में जाकर के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा दिखने लगता है जब हमें ऐसा लगता है कि हम अब नहीं रट सकते। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि मैंने पानी रखा, पानी को मैं उबालता गया, क्लियर है, तो पानी का आयतन बढ़ता गया कि कम होता गया, बढ़ता गया। पानी वाष्प में परिवर्तित हो गया ना, ठीक है कि नहीं, पानी किससे परिवर्तित हो गया, वाष्प में। जो द्रव पानी था उसका आयतन घटता गया। दैट मीन्स आप लोग क्या बोल रहे हो कि आयतन किस पे निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर कर रहा है। अरे किसी भी चीज को अगर हम लोगों को नहीं खुलती तो हम उसको गर्म करते हैं तो फैलती है या फिर सिकुड़ती है। दैट मीन्स ताप पर आयतन निर्भर करता है, ठीक है। ताप पर क्या निर्भर कर रहा है, आयतन, या फिर आयतन किस पे निर्भर करता है, ताप पर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर एक वो गुणधर्म जिसमें आयतन आ रहा है वो ताप पर निर्भर करेगा। अब आयतन वाली परिभाषाएं देख लो। सबसे पहली परिभाषा क्या आती है आपके पास, दक्षता या फिर क्षमता, दैट इज स्ट्रेंथ, दैट इज W/V। सेकेंड डेफिनेशन आपके पास क्या आती है, मोलरता, दैट इज N/V, और प्रति लीटर विलियन में उपस्थित मोल की मात्रा, ठीक है। तीसरी क्या आती है, नॉर्मलता, दैट इज ग्राम तुल्यांक बटा V। क्लियर है, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। अगर ppm को मैं बटा आयतन में लूं तो निर्भर करेगा, ppm को बटा आयतन में ना लूं तो निर्भर नहीं करेगा। सेकेंड डेफिनेशन की बात करें सांद्रता क्षमता के बाद, यहां से अगर हम लोग देखें तो पहली डेफिनेशन आती है भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, दैट इज W/W%। क्लियर है। सेकंड क्या आता है आपके पास, मोललता क्या होती है, N/WB। और भार निर्भर नहीं करता, मेरा वजन जो यहां पर है वही गर्मियों में भी रहेगा, बाहर धूप में जाके नापूंगा तो भी, तो भार ताप पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगी, मोल भिन्न। क्लियर है। और क्या आएगा, ppm, ये ताप पर निर्भर नहीं करते। पहला क्वेश्चन बोर्ड का यहीं से निकल जाता है और नो डाउट नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। तो ये होती है हमारी सांद्रता। अब सांद्रता को हम लोग देखें एक एक करके, तो सारी डेफिनेशंस एक ही साथ देखते हैं। सबसे पहले सांद्रता आती है आपके पास भार प्रतिशत। मैंने बोला कि आपके 80% नंबर आए, आपके कितने बोर्ड में आए, 80%। किसी बच्चे के 110% आए क्या अभी तक, नहीं। पेपर कितने नंबर का, 100 नंबर का। सब पूरे पेपर कितने के, 500 नंबर के। क्लियर। मैंने बोला फिजिक्स के परसेंटेज बताओ 1 से 100 के बीच में। मैंने बोला ओवरऑल परसेंटेज बताओ 1 से 100 के बीच में। मैंने बोला कि आपकी पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक सबके मार्क्स जोड़ लो, एवरेज परसेंटेज बताओ 1 से 100 के बीच में।
तो मेरा सिंगल पेपर तो 100 नंबर का ही था। जब मैंने सारे पेपर मिलाए तो 500 नंबर के हो गए, और मैं सोच रहा हूं 12 ही पेपर, 12 साल तक 500 नंबर के पेपर हो तो 6000 नंबर के पेपर हो गए। बट मेरा परसेंटेज अभी भी किस में से आ रहा है? 100 में। तो परसेंटेज हमेशा किस में निकलता है? 100 में। तो यहां पर भी डेफिनेशन क्या बोलेगा? प्रति 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा। ठीक है, तो हम लोग परसेंट निकालते कैसे? किसी भी सब्जेक्ट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्राप्तांक बटा कुल अंक मल्टीप्लाई बाय। यहां पर हमारे पास दो ही कंडीशन रहती है, एक क्या रहता है? विलेय, दूसरा क्या होता है? विलायक, और उससे क्या बन जाता है? विलियन। क्लियर है? विलेय का भार मैंने बोला WA, विलायक का भार बोला मैंने WB, तो विलियन कितना हो गया? WA प्लस WB। तो हम लोग भार प्रतिशत WA का परसेंटेज कैसे? WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 100। अरे फिजिक्स का परसेंटेज निकालना तो फिजिक्स के अंक बटा कुल अंक मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से A का प्रतिशत निकालना है तो A का भार बटा कुल भार मल्टीप्लाई बाय 100। अरे विलायक का भार प्रतिशत अगर वो आपसे बोल दे तो WB बटा WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ कैसे आता? मैंने बोला 10% W/W HCl। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम, ये W/W बोल रहा है ना, इस W/W को पढ़ना कैसे है कि ऊपर वाला भार भी किस में आ रहा है? ग्राम में। नीचे वाला पोर्शन भी किस में आएगा? ग्राम में। तो 10 ग्राम HCl 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। कैसे पढ़ेंगे कि 10 ग्राम HCl किस में? 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। या फिर अगर विलियन का भार 100 ग्राम है तो HCl कितना है? 10%। मैंने बोला कि एक सॉल्यूशन बनाना है वो 20% होना चाहिए, तो 100 ग्राम में कितना? 20 ग्राम। मैंने बोला 500 ग्राम ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जो कि 20% हो, तो 100 में कितना? 20। तो 500 में कितना? 20 × 5। अरे 5 गुना हो जाएगा एक तरीके से। नेक्स्ट अगर आता है दूसरा, विलियन के बाद भार प्रतिशत के बाद सेम आता है आयतन प्रतिशत। ये किसमें करता है? प्रति 100 ग्राम की जगह यहां क्या आएगा? प्रति 100 ml में विलेय की मात्रा की जगह विलेय का आयतन। भाई ml में ml चलेगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V/V से। तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है आपके पास क्षमता। ठीक है, या फिर दक्षता जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ W/V। ये थोड़ी सी डिफाइन चेंज होती है। यहां पर ये क्या बोलता है? अभी तक हम लोग परसेंटेज में नहीं, ऊपर वाले दोनों परसेंटेज थे, ये परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है। यहां पर क्या आएगा? प्रति, ये सांद्रता को दर्शाने वाली पहली परिभाषा होगी। तो यहां आता है प्रति 1000 ml विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो यहां से हम लोगों को क्या बोल रहा है? स्ट्रेंथ इक्वल टू विलेय की मात्रा बटा विलियन किस में? ml में, मल्टीप्लाई किससे? 1000 से। अरे 1000 ml में बात कर रहा है, इसकी इकाई बताओ फटाफट। इसकी यूनिट क्या? ग्राम। इसकी यूनिट क्या? ml। तो क्या हो गई? ग्राम पर ml। ये लिखते ही काट देना, ये पहला ही ऑप्शन आता है, आपके बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है। तो जब मुझे तो जो दिख रहा था मैंने लिख दिया, भाई ग्राम पर ml दिख रहा था, मैंने ग्राम पर ml लिख दिया। अब ग्राम पर ml इसका हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1000 भी मायने रख रहा है। जब मैं ml को 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो लीटर में आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर। ये ध्यान रखना, ग्राम प्रति लीटर में यूनिट आई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके बाद, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मोलरता। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेशन से स्टार्ट हो जाता है। मोलरता का मतलब होता है प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, दैट मीन्स मोलरता किसके बराबर है? विलेय के मोल बटा विलियन। विलियन किस में होना चाहिए? लीटर में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? मोलरता बराबर N/V इन लीटर। तो मोलरता किसके? N मोल किसके बराबर? भार बटा अणुभार मल्टीप्लाई बाय 1000 बटा क्या हो गया? Vml। अरे ये बात समझ में? नेक्स्ट अगर बात करें, यदि घनत्व दिया जाए तो मोलरता किसके बराबर? 10 इंटू घनत्व इंटू भार प्रतिशत बटा अणुभार। ये फॉर्मूला भी एक बार आया हुआ है कि अगर घनत्व आपको दे दिया जाए तो मोलरता इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। अगर आपकी कॉपी में कुछ नहीं लिखा हुआ हो
तो आप साइड में उसको लिख सकते हैं। क्लियर है? आप नोट्स कंप्लीट, ये सारा कुछ मैं शेयर करके मेरा जो टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग नहीं ऐड हो तो उसमें ऐड हो जाइएगा। उसी के अंदर सारे लिंक, सारे पीडीएफ, आपकी जितनी भी अभी कॉपियां है ना, मैंने इन सब कॉपियों की फोटोकॉपी करवा रखी है। उसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज नोट्स भी डाल रखे हैं सारे, जो मैंने पढ़ाए हुए हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, तो वो नोट्स भी आपको उसी के अंदर मिलेंगे, सारे चैप्टर वाइज सारे नोट्स डाल रखे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के। नेक्स्ट अगर बात करें, अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशन आती है जो हम पढ़ते हैं। कैसे? पहला आता है मोलर, दूसरा आता है सेमी मोलर, तीसरा आता है आपका डेसी मोलर। ठीक है, इन चीजों को, मोलर का मतलब क्या होता है? 1 m, मतलब 1 मोल प्रति लीटर। सेमी मोलर का मतलब आधा मोल प्रति लीटर, और डेसी का मतलब होता है 1/10 मोल प्रति लीटर। केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स है जिनको आपको याद रखना है। जैसे अगर कहीं पर आपको आ जाए कि मेरे को बोल दिया मिलीग्राम, ठीक है, कहीं मेरे को बोल दिया किलोग्राम, कहीं मेरे को बोल दिया नैनोग्राम, कहीं पर आता है पिकोग्राम, हमको कन्वर्जन करना नहीं आता, हमको चाहिए तो किसमें? ग्राम में। तो कुछ चीजों को याद रखना है। जैसे मिली का मतलब होता है 10⁻³ नैनो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, मिली का, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, पिको का मतलब 10⁻⁻12, एमस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10। मैंने बोला 10 मिलीग्राम को कन्वर्ट करो किसमें? ग्राम में। तो मिली की जगह सिर्फ क्या लिख दो? 10⁻³ ग्राम तो मेरा पढ़ा ही था, सीधा यही कन्वर्जन दो ना। ठीक है कि नहीं? तो यहां से आपके डिस्टेंस में, ये आपके फिजिक्स में आपके काम आएगा। एक चैप्टर आपके रेडियो एक्टिविटी, जहां पर एमस्ट्रॉन्ग वगैरह दे रखा है, जो कि आपने बोहर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, त्रिज्या निकालना परमाणु की, ठीक है, एनर्जी निकालना, उसमें बहुत काम की चीजें। वहां पिकोमीटर, नैनोमीटर और एमस्ट्रॉन्ग में ही काम करता है वो। ठीक है, यहां से तीसरी डेफिनेशन हमारे पास आती है मोलरता के बाद मोललता। अच्छा, इसके अंदर क्या आयतन आ रहा है क्या? अरे यहां पर आयतन आ रहा है, और जब आयतन आ रहा है तो किस पे निर्भर? ताप पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें अगर हम लोग मोललता, मोललता, मोललता का मतलब क्या होता है? प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय की मात्रा। अब मेरे पास क्या आ गया? भार आ गया। भार आते ताप पर निर्भरता नहीं है। अब भार किसका है? ये विलायक का। यहां ध्यान रखना, ये विलियन नहीं होता है। ठीक है, देन मैं जब कल क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तब मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको वापस बताऊंगा। कल के सेशन में हम लोग सारे 10 साल के क्वेश्चंस ही करेंगे, किस चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। ये तब समझ में आएगा तब आप पूरा सेशन देख करके आप आराम से घर पे पढ़ करके वापस आओगे। सॉल्यूशन यहीं के यहीं 3 दिन में तैयार। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो मोललता कैसे? भार बटा अणुभार इंटू 1000 बटा कैसे? WB। अगर मुझे बोले मोलरता और मोललता में संबंध, तो M = 1000m बटा 1000d माइनस m इंटू अणुभार 1। ये मोलरता और मोललता में संबंध है। ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि मोलरता और मोललता में संबंध क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मोललता के बाद, हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है? प्रति किलोग्राम प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक। यहां पर मेरे पास डेफिनेशन में क्या आ रहा है आपके पास? ग्राम तुल्यांक। किसमें? आपके प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहां पर यहां क्या आएगा? विलयन, और ये विलयन किस में आ जाएगा? आपका लीटर में। क्लियर है? तो नॉर्मलता, ग्राम तुल्यांक क्या होता है? मैं इसको ग्राम इक्विवेलेंट से लिख सकता हूं, बटा विलयन किस में? लीटर में। ग्राम तुल्यांक होता है भार बटा तुल्यांक की भार, दैट इज इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 बटा v को ml में ले लूं क्या? तुल्यांक की भार जो होता है वो होता है अणु भार बटा संयोजकता गुणांक। जैसे नॉर्मलता किसके बराबर? दैट इज अणु भार mw बटा वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 बटा vml। इसको वैलेंसी फैक्टर को ऊपर ले जाऊं मैं यहां से उठा करके, तो नॉर्मलिटी किसके बराबर? भार बटा अणु भार इंटू 1000 बटा vml मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। ये इतनी डेफिनेशन पूरा मोलरता बता रही है। दैट मीन्स नॉर्मलता किसके बराबर? मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? अब यहां से अगर हम लोग देखें तो वैलेंसी फैक्टर जो है ये किसके लिए निकलता है? एक निकलता है अम्ल के लिए, एक निकलता है क्षार के लिए, और एक निकलता है किसके? लवण के लिए। जब हम बात करते हैं अम्ल की तो क्या आएगा? H+। जब क्षार की बात करेंगे तो क्या आएंगे? OH-, और लवण की बात करेंगे तो क्या आएगा? आवेश। देखते हैं कैसे।
मैंने बोला HCl कितना H, 1, संयोजकता गुणांक 1। मैंने बोला H2SO4 कितना, 2, संयोजकता गुणांक 2। नेक्स्ट अगर बात करें, मैंने बोला क्षार NaOH कितना OH, 1, संयोजकता गुणांक 1। मैंने बोला BaOH होल थ्राइस, अब कितना, 3। ये ध्यान रखना है 3 ना होकर के कितना होता है, 1। कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। किन किन चीजों का, जैसे H3PO4 वैलेंसी फैक्टर कितना, 3। H3PO3 वैलेंसी फैक्टर कितना, 2। H3PO2 कितना वैलेंसी फैक्टर, 1। और BOH होल थ्राइस कितना वैलेंसी फैक्टर, 1। इन तीनों का आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद होने चाहिए। वैलेंसी फैक्टर। लवण की बात करते हैं तो मैंने पहला ही डाल दिया क्या, मान लीजिए NaCl। NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस, चार्ज कितना आया, +1 -1, वैलेंसी फैक्टर 1। मैंने बोला MgCl2, Mg +2 Cl-, जिनको मॉलिक्यूल्स तोड़ना नहीं आते वो ये देखिएगा, MgCl2 था, जो जिसके नीचे लिखा है उसको उसके आगे ले आओ और दूसरे की घात बना दो। कैसे, Mg के नीचे कितना 1, ये क्या बना 1 Mg, Cl के नीचे कितना 2, ये बन गया 2 Cl, Mg के आगे कितना 1, ये -1, Cl के आगे कितना 2, ये +2। आवेश बराबर, इसके ऊपर कुल आवेश कितना, 1 इंटू, ये आवेश ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, कितना +2 -2, आवेश कितना 2, वैलेंसी फैक्टर 2। संतुलित आवेश देखते हैं, ठीक है। अब मैंने बात करी कैसे, यहां पर देखते हैं हम लोग, जैसे Al2O3 कौन किसके नीचे लिखा, 2 क्या हो गया एल्यूमिनियम, 3 क्या हो गया ऑक्सीजन, ये 2 इसकी घात बना, ये 3 इसकी घात बना। टोटल आवेश बताओ भाई इसका, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कुल चार्ज कितना +6 और -6, वैलेंसी वेक्टर 6। आया समझ में कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है नॉर्मलता के बाद मोल भिन्न। नॉर्मलता के बाद क्या आएगा आपके पास, मोल भिन्न। व्हाट इज द डेफिनेशन, मोल भिन्न क्या होता है, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन XA और XB से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको। किसी भी पदार्थ में किसी एक पदार्थ के मोलों का कुल मोलों से अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल भिन्न। तो किसी विलयन में किसी एक घटक के मोलों का कुल मोलों से अनुपात ही क्या कहलाएगा आपके पास, मोल भिन्न कहलाएगा। अरे सही, यस और नो। मैंने बोला मेरे पास क्या था, विलेय था और क्या था, विलायक था, और इससे मैंने मिलाकर के क्या बना दिया, एक विलयन बना दिया। मैंने बोला कि विलेय के जो मोल थे वो कितने थे, Na, विलायक के मोल जो थे वो कितने थे, Nb, तो कुल मोल कितने हो गए, Na + Nb। मैंने बोला विलेय का मोल भिन्न XA से रिप्रेजेंट करूं तो विलेय के मोल कितने, Na/Na + Nb। मैंने बोला विलायक के मोल भिन्न कितने, Nb/Na + Nb। अरे कोई दिक्कत यहां तक, दैट मीन्स ये पूरा आपके इस तरीके से ले सकते हैं। अगर मैं कुछ चीजें लिखता हूं तो XA + XB का मान कितना आएगा, 1, क्योंकि मैं कितने भी भिन्न को ऐड कर दूं मेरा एक ही आता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं XA/XB रख दूं तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे आपके पास, तो किसके पास आ जाएगा, Na/Nb। मोललता और मोल भिन्न में भी एक संबंध होता है, मोललता = 1000 XA/XB × MB। ये ध्यान रखना, MB जो होता है वो विलायक का अणुभार होता है। ये मोललता और मोल भिन्न में संबंध है। क्लियर है, हर रिश्ता कुछ कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहां से लास्ट डेफिनेशन आती है आपके पास, पार्ट प्रति मिलियन। क्या आएगा, पार्ट प्रति मिलियन। क्लियर है, ये किसके लिए आता है आपके पास, जब कोई छोटी मात्रा को बहुत बड़े लेवल पर दिखाओ। वो आपने एक मूवी देखी होगी ना, ओम शांति ओम, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या समझोगे रमेश बाबू। ये 2 चुटकी सिंदूर की कीमत समझाता है कि कैसे जिंदगी भर हमारे को दुख दे सकती है। तो यही चीज हम लोग बहुत ही शॉर्ट अमाउंट में, जो चीज मैंने बोला मेरे पास खेत है, मैं खेत में डालने के लिए बहुत अच्छा केमिकल लाया जिससे मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। उसने बोला 1 लीटर में 1 ml ही डालना है। अब खेत तो मेरा बहुत बड़ा है, इसमें हजारों लीटर में पानी जाएगा। अब ऐसे तो मैं वो दूध का डोला लेके बैठूं कि 1 लीटर पानी लिया, फिर 1 बूंद डाला और फिर खेत में बहा रहा हूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाऊंगा। इसने बोला 1 लीटर में 1 ml, तो मैं उसको किस में निकालूंगा कि मेरा अगर 10,000 लीटर का टैंक है तो 10,000 लीटर में 10,000 ml, दैट मीन 10 लीटर, तो मैं सीधी की सीधी एक बाल्टी लाके 10 लीटर की उसमें डाल दूंगा।
जिनके पास खेत वगैरह होता है, आपने कभी भी अगर गांव की तरफ सफर किया होगा, देखा होगा, खेत के पास में एक हौदी बनी हुई होती है, कुएं से सीधा पानी खेतों में नहीं जाता। वो हौदी को इसीलिए बनाया जाता है कि उसके अंदर कोई केमिकल मिलाना हो तो पहले पानी उसके अंदर स्टोर किया जाता है, उसका एक लेवल नापा जाता है, फिर उसके अंदर खाद मिला करके फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पूरे कुएं में डाल नहीं सकते, पूरे कुएं का पानी खराब हो जाएगा। तो ये चीजें होती है। तो पार्ट प्रति मिलियन कैसे, पीपीएम, भार बटा कुल भार मल्टीप्लाई बाय 10 की घात 6, आयतन बटा कुल आयतन इंटू 10 की घात 6। इसी के साथ एक पार्ट प्रति बिलियन भी होता है, तो 10 की घात 6 की जगह क्या आ जाएगा, 10 की घात 9। क्लियर है? पार्ट प्रति 1000 भी हो सकता है, पार्ट प्रति 100 भी हो सकता है। ये थी आपके सांद्रता की सारी परिभाषाएं कि सांद्रता इतने तरीके की होती है। अगला पॉइंट आता है आपके पास राउल्ट नियम तथा वाष्प दाब। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है वाष्प दाब। क्या होता है, सबसे पहले मुझे इसको पता करना पड़ेगा। मुझे एक बार वाष्प दाब का मतलब समझ में आ गया तो राउल्ट मेरे हाथ की चीज है। कैसे? मैंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक हम लोगों ने बॉक्स ले लिया पूरा, जो कि बॉक्स ऊपर से बिल्कुल पैक था। कंटेनर क्या था, बिल्कुल ऊपर से मैंने इसको ढक्कन लगा के पैक कर दिया। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, विलयन मिश्रण बनाया। इस विलयन मिश्रण में मैंने क्या डाला, ए डाला और क्या डाले, बी डाला। तो मतलब मेरा एक विलय था और एक क्या था, विलायक। मैंने बोला ए के कितने मोल, वो डाले Na। मैंने बोला बी के कितने मोल, मैंने डाला Nb। अब मैंने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू कर दिया। बंद है पात्र, जैसे ही गर्म करूंगा ये भाप ऊपर की तरफ उठेंगी मेरी, ये भाप किसकी, ए और बी की। तो मेरा पहला प्रक्रम क्या है आपके पास, वाष्पीकरण। पहला प्रक्रम क्या हो रहा है, वाष्पीकरण। क्योंकि ऊपर से ढक्कन बंद है, ये सारी वाष्प यहां जाकर के इकट्ठी हो जाएंगी मेरे पास और धीरे धीरे बूंदे बन के वापस टपकने लगेंगी नीचे। तो ये प्रक्रम क्या कहलाता है, संघनन। मेरा पहला प्रक्रम क्या हुआ, वाष्पीकरण। दूसरा प्रक्रम क्या हुआ मेरा, संघनन। दैट मींस अब ये मेरी बूंदे नीचे आने लग रही वापस टपक टपक के। ठीक है, मैं आपको यहां से समझाता हूं। मान लीजिए ये कमरा, ये पूरा कंटेनर था, मैंने यहां तक का पानी भर रखा है। अब मैंने गर्म किया, ये पानी का लेवल नीचे आएगा। अब पानी का लेवल जब नीचे आ गया, क्लियर है, अब क्या वो ऊपर बूंदे जमने लगी, अब बूंदे टपक टपक के नीचे गिरेंगी, अब पानी का लेवल वापस ऊपर आएगा। दैट मींस एक स्थिति ऐसी आएगी जब ना तो पानी का लेवल नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, पानी का लेवल कांस्टेंट हो गया। दैट मींस इस टाइम पर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्लियर है, कि आपके पास जितनी आपके पास ए और बी ऊपर वाष्प बन के जा रही है, उतनी ही वाष्प वापस नीचे आ रही है। अरे बात आई समझ में? तो मेरे पास एक ही पॉइंट समझ में आया मुझे कि मेरे वाष्पीकरण की दर किसके बराबर हो गई, संघनन की दर के बराबर हो गई। कक्षा 11 तो पढ़ा है कि जब दो दरें समान हो तो यह अवस्था क्या कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। तो जब मेरे पास साम्य अवस्था की बात आ गई, इस साम्य अवस्था पर अब ध्यान रखना, वाटर का लेवल कांस्टेंट हो चुका है, इसके बाद ना तो पानी बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो वाष्प दाब हमेशा कहां नापा जाता है, साम्य पर नापा जाता है। जब तक ये वर्ड नहीं आएगा डेफिनेशन गलत है। एक्सटर्नल अगर ढंग का हुआ कॉपी चेक करने वाला तो वो आपके नंबर यहां उड़ा देगा। तो क्या हुआ, कौन सी अवस्था आई, साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर यहां पर वाटर का लेवल हो गया क्या मेरा, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट पर जो A प्लस बी मिलकर के दाब लगा रहे हैं, ये कहलाता है मेरा विलयन का दाब। तो A और B के, तो Na प्लस Nb मिलकर के मोल दबाएंगे, वो क्या आएगा, विलयन का दाब। तो विलयन का वाष्प दाब किसको परिभाषित करते हैं, कि किसी भी विलयन में साम्य अवस्था पर विलयन की सतह पर गैसीय मिश्रण द्वारा लगाया जाने वाला कुल दाब क्या कहलाता है, विलयन का वाष्प दाब कहलाता है। इसमें से जो एक घटक दाब लगा रहा है और यहाँ पे दो घटक, ये इसका कहलाता है आंशिक दाब, P' और P' कुल के संदर्भ में। और इनका जो एक मोल दाब लगाता है वो कहलाता है इसका शुद्ध दाब। वो क्या कहलाता है, इसका शुद्ध दाब। शुद्ध दाब कैसा होता है, नियत होता है, कांस्टेंट। ये कैसा होता है, अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए क्लासेस में लास्ट का सेशन है, एक स्कूल है प्राइमरी तक का, 5वीं क्लास तक का, पहली दूसरी तीसरी और चौथी क्लास से मिलकर के पैसा इकट्ठा कर रही है और 5वीं क्लास के बच्चों को कोई पार्टी दे रही है।
तो हम लोगों ने क्या बोला, क्लासें कौन कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। मैंने बोला पहली क्लास में स्टूडेंट कितने थे, 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी कितने, 10। मैंने बोला प्रति स्टूडेंट जो ये क्लास पैसा देगी वो 100 रुपए देगी, ये 200, ये 300 और ये कितना देगी, 400। इसका कुल अमाउंट कितना हुआ, 1000, इसका कितना हुआ, 2000, इसका कितना हुआ, 3000 और इसका कितना हो गया, 4000। यही आ रहा है। कुल अमाउंट कितना जमा हो गया मेरे पास, 10,000। ये था मेरा कुल दाब। ये जो 10,000 आए क्या है, कुल दाब। मैंने बोला कि पहली क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो अमाउंट कितना आ रहा है, 1000। तो 1000 कितने में आ रहा है, 10 बच्चों का अमाउंट आ रहा है। अगर बच्चा 12 होता तो 1200 रुपया था, अगर बच्चा 9 ही होता तो दैट मीन्स बच्चों के ऊपर निर्भर कर रही है। क्या मैंने 100 रुपए चेंज किए क्या, दैट मीन्स ये आपका नियत है, दैट इज कॉल्ड एज P0। क्लियर है, ये बच्चों के मोल है, दैट इज Na और Nb। इस तरीके से ले सकते हैं हम लोग। तो मेरे पास Na Nb चेंज हो रहा है तो मेरे पास क्या P' चेंज हो रहा है, और P0 तो कांस्टेंट है, ठीक है। P' क्या था, कुल बच्चों का, कुल के ऊपर अपन मान लेते हैं, कुल के ऊपर यही रेशियो है। क्लियर है, अपन रेशियो की डीप में नहीं जाते, अपन बहुत सिंपल सा लेते, यही रेशियो आ रहा है कि 10 या 1000 ही आ रहा है। 1200 था, 12 बच्चे होते तो 1200, 9 बच्चे होते तो 900। दैट मीन जितना बच्चा चेंज हो रहा है उतना ही अमाउंट चेंज हो रहा है। तो कहना इससे कि P' जो है वो समानुपाती हो रहा है बच्चों की संख्या के, और ये पैसा दे कौन रहे हैं, कुल बच्चे मिला करके दे रहे हैं, और Na प्लस Nb प्लस जितने भी घटक है, ये मेरा मोल भिन्न कहलाता है, एक के मोल बटा कुल मोल। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि P' समानुपाती है मोल भिन्न के। ये हो गया राउल्ट का नियम। किसी भी विलयन का आंशिक दाब उसके घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। राउल्ट खत्म। ये इजी गोइंग में था, समझ में आया, भूलेंगे तो नहीं आप लोग। राउल्ट, तो राउल्ट किसके ऊपर काम करता है, आंशिक। राउल्ट को पूरे विलयन से कोई लेना देना नहीं है। राउल्ट तो कहता है कि पहली क्लास का बजट कितना आया, इतना, क्योंकि उसमें बच्चे इतने होंगे। कोई बोलता है पहली क्लास का बजट बढ़ाओ, बच्चे बढ़ा दो। कोई बोलता है पहली क्लास का बजट थोड़ा कम लो, बच्चे कम कर दो। वो बोलता पर स्टूडेंट मैं कम नहीं कर सकता, ये कमिटी का काम है। तो जो एक घटक है, अरे भाई जल है, वाटर की, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री। मैंने बोला 100 डिग्री में पानी की बूंद उछल के ऊपर जाएगी। एक बूंद रखी तो एक बूंद उछल के ऊपर जाएगी, 10 बूंदे रखी तो 10 के 10 जाएगी, बट डिग्री तो 100 पे ही जाएगी। दैट मीन्स आपके ऊपर कितनी बूंदे आ रही है वो डिपेंड करता है पानी कितना है। आपने एक बूंद ली, एक बूंद 100 डिग्री पे गई, 10 बूंदे ली, 10 बूंदे 100 डिग्री पे गई। आपने बूंद ली नहीं तो पानी गया नहीं ऊपर। दैट मीन्स पानी की बूंद का टेम्परेचर तो 100 डिग्री था। दैट मीन्स वो नंबर ऑफ बूंदे बराबर स्ट्राइक्स। तो यहां से पता चला कि हमें P'। तो राउल्ट का नियम में क्या कहता है, राउल्ट कहता है कि किसी भी विलयन में किसी के का आंशिक दाब, किसके ऊपर, आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अब यहां पर आप लोग इस चीज का दिमाग मत लगाइएगा कि कुछ बोलती है विलय के समानुपाती, कुछ बोलती है विलायक के समानुपाती। लोड नहीं लेना। अरे जो घटक ले रहा, आपको विलयन का वास्तव निकालना है, विलयन का घटक लो। आपको विलय का वास्तव निकालना है, विलय का घटक लो। आपको विलायक का वास्तव निकाला, विलय का। राउल्ट ने तो कुल की बात ही नहीं की। राहुल तो बोल रहा है पहली क्लास का अगर विलय निकालना है तो फर्स्ट क्लास के बच्चे लो। आपको दूसरी क्लास का अमाउंट देखना है, दूसरी क्लास के बच्चे लो। मैंने बोला एक विलयन में A B C D 4 चीजें हैं। A का घटक तो A का मोल भिन्न, B का घटक तो B का मोल भिन्न, C तो C का। बोले उसको कुल, बोले कुल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभी कुल के बारे में कौन बताता है, डाल्टन। डाल्टन कहता है कि जो आपने A प्लस B प्लस C ये सारे मोल मिलाए होंगे, A का वाष्प दाब आपने बोला P', B का आंशिक दाब बोला P', C का आंशिक दाब बोला P', इन सब को आप ऐड कर दो, विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। बात इसकी भी गलत नहीं थी भाई, यहां हम लोग यही तो देख रहे थे। अरे इसमें गैसेस किसकी थी, A और B की। तो A के कितने मोल्स बने होंगे, Na, और इन्होंने दाब कितना लगाया, P'। B के कितने मोल्स बने होंगे, Nb, और इन्होंने दाब कितना लगाया, P', और यही तो A प्लस B का दाब क्या था, P', प्लस P'। तो राउल्ट क्या कहता है कि आपका एक घटक का वाष्प दाब इतना होगा, और डाल्टन क्या कहता है, अरे डाल्टन ने क्या बोला, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें सम्मिलित घटकों के आंशिक दाब के योग के समान होता है।
अभी राउल्ट ने क्या बताया कि P डैश ए किसके समानुपाती, x है, और P डैश बी किसके समानुपाती, x b के। अरे प्रोपोर्शनलिटी हटता तो कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट हम लोगों ने क्या लिया, P डैश ए इक्वल टू P नॉट ए x है। मैंने अभी बता रखा है कि P नॉट कांस्टेंट होता है, ठीक है। और अगर P नॉट बी की बात करें तो P डैश बी किसके बराबर, P नॉट बी एक्स बी के बराबर। तो क्या मैं दोनों का मान ऊपर रख दूं, क्योंकि कल क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगा। पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अरे इसी के बराबर आ रहा है हमारे पास, क्लियर है कि नहीं। वो हम लोग जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालेंगे तब हम लोग इसको और तरीके से भी देखते हैं। ये था आपके राउल्ट के नियम और डाल्टन के नियम। इन्हीं के ऊपर बेस्ड है आदर्श और अनआदर्श विलयन, उसको देखते हैं हम लोग। अब थोड़ी सी स्पीड तेज चल रही है, मैंने आपको पहले ही कहा है दिस इज अ क्विक रिवीजन। 1 घंटे में 10 घंटे का चैप्टर कवर नहीं होता, केवल रिवीजन होता है, ठीक है। हम लोग बात करें आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन की बात करते हैं तो हम लोग वे सभी विलयन जो राउल्ट नियम की अनुपालना करें या फिर पालना करें, क्लियर है। और यहां पर राउल्ट नियम की पालना नहीं करेगा। राउल्ट क्या बोलता है कि P डैश ए समानुपाती एक्स ए के और P डैश बी समानुपाती किससे, एक्स बी से, जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राउल्ट के नियम के ऊपर डाल्टन बेस्ड था, तो P डैश ए इक्वल टू P डैश ए प्लस P डैश बी, जबकि यहां पर ऐसा कोई भी बराबर। इसके लिए ये बात करता है डेल्टा V मिक्स कितना होना चाहिए, 0, जबकि यहां पर डेल्टा V मिक्स 0 नहीं होगा। अब ये बात हमारी समझ से बाहर हो जाती कि ये डेल्टा V मिक्स क्या चीज है। डेल्टा V मिक्स का मतलब होता है कि आपने 1 लीटर और 1 लीटर मिलाया है तो 2 लीटर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये तो विधि का विधान है, मैं 1 लीटर मिलाऊंगा 2 लीटर ही बनेगा। बट एक चीज अपन यहां देखते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने H2 मिलाया, इसके साथ हाफ O2 मिलाया और बना दिया H2O। H2 मिलाया, O2 मिलाया, मेरे मोल अभिन्न क्लास 11वीं का थोड़ा सा भी मुझे याद है तो 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर होता है। तो ये 1 मोल था तो इसका 22.4 लीटर, ये आधा मोल था तो 11.2 लीटर। अरे टोटल तो मेरा 33.6 आना चाहिए था, बट मोल तो एक ही बनाना, तो ये तो 22.4 ही आ रहा है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। क्योंकि ये क्या था, गैस, ये भी क्या थी, गैस, और ये क्या हो गया, दैट मीन्स प्रावस्था परिवर्तन हो गया। डेल्टा V मिक्स 0 होने का मतलब जब आप 2 घटकों को मिलाओ तो किसी भी कंडीशन में उनकी भौतिक अवस्था या प्रावस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपने द्रव और द्रव मिलाया तो विलयन आपका द्रव का ही बनना चाहिए, आपने गैस और गैस मिलाई तो आपका विलयन गैस का ही बनना चाहिए, तो ही वो विलयन कैसा है, आदर्श विलयन है। अदरवाइज वो विलयन आदर्श विलयन की भांति कार्य नहीं करेगा, जबकि यहां कुछ भी मिला हो अनादर्श में, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं, डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0 और डेल्टा H मिक्स कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज डेल्टा H, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या बताती है कि विलयन ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा, मैंने बोला कि 2 विलयन को बनाने पर उनका तापमान बढ़ गया, दैट मींस टेम्परेचर देना पड़ गया। मैंने विलयन बनाया तो उसका तापमान घट गया, मतलब एनर्जी बाहर निकल गई, ठीक है। तो या फिर तो वो ऊष्माक्षेपी है या फिर कैसा ऊष्मा। तो ये क्या पॉइंट बोल रहा है, आपका आदर्श विलयन केवल वही विलयन है जहां डेल्टा H कितना, 0, ना तो एंथैल्पी बढ़ेगी ना ही एंथैल्पी, दैट मींस ना तो आपका विलयन ऊष्माक्षेपी होगा ना ही आपका विलयन ऊष्मा, जबकि यहां पर या फिर तो ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी होगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर है। तो यहां पर तीसरा डेल्टा S मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा S मिक्स पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव, डेल्टा G मिक्स नेगेटिव, और यहां भी डेल्टा G मिक्स कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। क्वेश्चन वाज इन नीट 2021 या 22 का पार्ट है ये। मैंने बोला मैंने A और B मिलाया, मैंने एक क्लास में बोला कि क्लास में किसी बच्चे को बोला कि एक साइड बॉयज बैठे हैं एक साइड गर्ल्स बैठी है, क्लियर है। मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड में बॉयज हैं राइट हैंड साइड में गर्ल्स हैं, इनमें से किसी भी लेफ्ट हैंड साइड वाले बच्चे को उठा के ले आओ तो कोई भी बॉयज आएगा, भले किसी को भी उठा के लाए। मैंने बोला किसी भी लेफ्ट हैंड साइड वाले बच्चे को उठा के लाओ तो कोई बॉयज आएगा, किसी राइट हैंड साइड वालों को बोला तो मैंने बोला कोई भी गर्ल्स आएगी। अब मैंने बोल दिया टीचर नहीं है, जिसकी जहां मर्जी है वहां बैठ जाओ, फटाफट अरेंज हो जाओ। अब कोई लड़का बैठा कोई लड़की बैठी, कहीं 2 लड़कियां एक साथ बैठी कहीं 2 लड़के एक साथ बैठे, कोई मिक्सचर नहीं है ना, ठीक है। अब ये मैंने मिलाया या फिर वो अपनी इच्छा से बैठे, अरे विलियन तो बन गया ना,
विलियन तो क्या हो गया, बन गया ना, अरे मिश्रण तो हो गया ना, और समअंगी मिश्रण है, कोई सेपरेशन लेयर ही नहीं है। हालांकि हम ये मान सकते हैं, मैं बाहर से अभी भी क्या बोल रहा हूं, अंदर 12th क्लास बैठी है, ये मान सकते हैं हम लोग कि विलियन कैसा बन गया, समअंगी। अब मैं किसी भी दो बच्चे को बुलाऊं, प्रोबेबिलिटी या फिर तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगी, या फिर एक लड़का या फिर एक लड़की होगी, दैट मीन्स आपकी एंट्रोपी चेंज हो गई। अरे बिखर गए बच्चे, दैट मीन्स डेल्टा एस हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसके बाद वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बी है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से बराबर होगा, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो ए और ए के बीच का घटक था और जो बी और बी के बीच के घटक का बंध था, वो ए और बी के जुड़ने पर बंध बराबर होना चाहिए। तो विलियन मेरा कैसा है, आदर्श है। हमारे भारतीय शादी ब्याह होता है ना, जो लड़के का रिश्ता अपने घर वालों से है और जो लड़की का रिश्ता अपने घर वालों से है, आपस में भी वही रिश्ता रहना चाहिए, तो विवाह आदर्श विवाह कहलाता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं, मरे ही नहीं होता, हाँ मेरे घर वाले हैं, ठीक है कि नहीं। अगर यहां से बात करें नेक्स्ट, अगर दोनों विलियन के अंदर बंध का बल बराबर, दोनों विलियन के अंदर बंध का बल बराबर, तो भले मैं ए को तोड़ू, बी को तोड़ू, ए बी को तोड़ू, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। दैट मीन्स आपके पास जो क्वथनांक आएगा वो प्रेक्षित क्वथनांक किसके बराबर आएगा, सैद्धांतिक क्वथनांक के। अरे मेरे को सिद्धांतों में लिख के दिया था कि अगर ये दोनों बंध बनते हैं तो इतने डिग्री पे टूट जाएंगे, उतने पे टूट रहे हैं। प्रेक्षित का मतलब जो मैं देख रहा हूं, सैद्धांतिक का मतलब जो किताब में लिखा है। किताब में लिखा था कि अगर ऐसे ऐसे कोई बंध बनते हैं तो वो इतनी डिग्री पर उबल जाएंगे, वो एक्चुअली उतने डिग्री पर उबल रहे हैं। दैट मींस प्रेक्षित बराबर कितना, सैद्धांतिक। जब वो इतने डिग्री पर उबल रहे हैं, उबलने का मतलब वाष्प में परिवर्तित होना, तो उतनी ही वाष्प बनाएंगे और उतनी वाष्प बनाएंगे तो उतनी ही वाष्प का दाब होगा। दैट मीन्स प्रेक्षित वाष्प दाब किसके बराबर, सैद्धांतिक वाष्प दाब के, जबकि यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यही तो चीज हम ऊपर पढ़ रहे थे कि ए और बी का घटक का जो दाब था वो पीएस के बराबर आना चाहिए, तो प्रेक्षित जो होगा वो सैद्धांतिक के बराबर होगा। क्या सिद्धांत तो यही कहते हैं कि ए इतना दाब लगा रहा है, बी टूट रहा है, जब इतना दाब लगा रहा है तो ए बी टूटने के बाद इतना दाब लगाना चाहिए था, वो लगा रहा है बरोबर, तो विलियन कैसा, आदर्श। और अगर ऐसा नहीं लगा रहा तो विलियन कैसा, अनादर्श। बात आ रही है समझ में। अब एक पॉइंट और कि जब बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो या फिर तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। भाई मैंने बोला जीरो नहीं है तो या फिर तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, दोनों में से एक कॉन्सेप्ट तो आएगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा अपने घर से निकला, ये उसका घर है, 7 बजे निकला और अपने स्कूल पहुंचा, ठीक है, अपने स्कूल पहुंचा 7:30 बजे अपने स्कूल पहुंच गया। यहां से वो 12 बजे निकला और 12:30 बजे अपने घर पहुंच गया। बच्चा घर से निकला, स्कूल पहुंचा, स्कूल से निकला, घर पहुंचा, बच्चा आदर्श। ठीक है, बच्चा 7 बजे घर से निकला, पता नहीं कहां चला गया। बच्चा 12 बजे वहां से निकला, 12:30 बजे घर आ गया। शास्त्रों में इसी कोई क्लास बंक करना कहा गया। बच्चा 7 बजे घर से निकला, 7:30 बजे पर कहीं पहुंचा बट घर नहीं पहुंचा, स्कूल नहीं पहुंचा। वो वहां से निकला बट स्कूल से नहीं निकला बट घर पहुंच गया। बच्चा कैसा, अनादर्श। या फिर ऐसा मान सकते हैं, बच्चा 7 बजे घर से निकला, 7:30 बजे तक स्कूल के गेट पर पहुंच गया बट स्कूल नहीं गया। 12:30 बजे कहीं भी था, 12 बजे स्कूल के गेट पर आया, वहां से 12:30 बजे घर आ गया बट स्कूल के अंदर नहीं बैठा। यानी बच्चा कैसा, अनादर्श। क्लियर है। अब 2 कंडीशन फॉलो हो सकती है इस अनादर्श में। या फिर तो ये मेरा बच्चा अपने किसी मित्र के साथ बैठकर स्टडी कर रहा है, तो रिजल्ट कैसा, पॉजिटिव। बोले स्कूल में जो चल रहा है वो तो मुझे आता है, एक्स्ट्रा क्लास से मैं क्या करूंगा, मैं खुद आइंस्टीन हूं। या फिर यही बच्चा अपने किसी महिला मित्र के साथ बैठ के स्टडी कर रहा है, अभी मैथ्स का होने के बाद भी बायो पढ़ रहा है, ठीक है कि नहीं, इसके समझ से ही बाहर है। ठीक है, तो अब कैसा, यहां पर रिजल्ट कैसा था इसका, पॉजिटिव। यहां पर रिजल्ट कैसा आ गया इसका, बच्चा अनादर्श है। भाई दोनों केस में स्कूल तो बंक मार दिया उसने बट टाइम से तो निकल ही रहा था ना, दैट मींस या फिर तो उसका रिजल्ट कैसा, पॉजिटिव। तो जो मैं दाब सोच रहा था उससे ज्यादा रिजल्ट ऊपर जाएगा, ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन।
जो मैं दाब में सोच रहा था उससे नीचे आएगा, ये हुआ नेगेटिव डेविएशन। तो आपके पास अब अपन अनआदर्श के दो पार्ट, एक कौन सा पार्ट पॉजिटिव और एक कौन सा नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली पॉइंट में क्या आया कि मेरा पी एस ज्यादा होगा किससे, पी डैश ए प्लस पी डैश बी से, जबकि यहां पर क्या होगा, कम होगा। सेकंड, मेरा पी डैश ए ज्यादा आएगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए से, यहां पर कम आएगा। पी डैश बी ज्यादा आएगा किससे, पी नॉट बी एक्स बी से, यहां पर क्या आएगा, कम। और ये बताऊंगा ये भी क्यों कम और ज्यादा आएगा। डेल्टा वी मिक्स और कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है। अरे ज्यादा वाष्प बन रही मतलब आयतन ज्यादा बढ़ रहा है। डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो, जो मैं सोच रहा था उससे तो कम हो गया। डेल्टा एच मिक्स, एंथैल्पी भी ज्यादा, विलियन कैसा, उष्मा शोषी, हीट मिल रही है उसको, पॉजिटिव, यहां लेस देन जीरो आ रहा है। यहां तक के पॉइंट छोड़ो, अब आते हैं अपन इस वाले पॉइंट पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी, बी इज ग्रेटर देन ए बी। अपने को मतलब किससे था, विलियन से था। मैं ए बी पर आता हूं, ए बी के बल दुर्बल हो गए। ए बी के बल क्या हो गए, मतलब जल्दी टूटेंगे। जल्दी टूटेंगे मतलब जल्दी वाष्प बनेगी। बल कमजोर, वाष्प जल्दी बनेगी। जल्दी वाष्प बनने का मतलब क्वथित जल्दी हो रहा है। अरे क्वथित जल्दी हो रहा है, मैंने बोला बल कमजोर, जल्दी क्वथित होंगे, ज्यादा वाष्प बनेगी, इसका मतलब ज्यादा वाष्प का दाब लगेगा। अरे जो मुझे दिख रहा पूरे कमरे में धुआं ही धुआं दिख रहा है, मेरे को लगा था ये विलियन 100 डिग्री पर उबलेगा, मैं इस कमरे का टेम्परेचर 100 डिग्री चल के यहां से बाहर चला गया, विलियन तो मेरा 80 पर ही उबल गया, 100 पर तो आग पकड़ ली उसने, धुआं ही धुआं कर दिया पूरे कमरे में। दैट मीन्स विलियन अगर मेरा जल्दी क्वथित हो रहा है मतलब उसका क्वथनांक कम है। बल कमजोर, जल्दी क्वथित, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्वथनांक कम। इस पॉइंट को मिला लेते हैं अपन कि अगर क्वथनांक कम है तो जल्दी क्वथित होगा, जल्दी क्वथित होगा तो ज्यादा वाष्प बनेगी, ज्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प का दाब भी। क्वथनांक कैसा था, वाष्प का दाब कैसा था, तो इसका मतलब क्वथनांक और वाष्प दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन पिछले 2 सालों में बोर्ड में था। एक विलियन जिसकी वाष्प दाब इतना है, उसका क्वथनांक एक्स और वाई का वाष्प दाब दे रखा है, और 2 का क्वथनांक पूछ लिया आपसे, कौन कम क्वथनांक, जिसका वाष्प दाब ज्यादा उसका क्वथनांक, जिसका वाष्प दाब कम उसका क्वथनांक। तो यहां पर मुझे क्या दिखा, मैंने प्रेक्षित, मैंने कमरे को जब बाहर से देखा तो कमरे के अंदर धुआं ही धुआं था। इसका मतलब अगर बल कमजोर है तो क्वथनांक क्या हो गया, कम होगा। तो मतलब मेरा प्रेक्षित क्वथनांक क्या हो गया, कम हो गया। किससे, सैद्धांतिक से। क्वथनांक कम हो था तो वाष्प ज्यादा बनी, वाष्प ज्यादा बनी तो वाष्प का दाब भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो आपके पास प्रेक्षित वाष्प दाब ज्यादा हो गया, किससे, सैद्धांतिक वाष्प दाब से। अरे बात आई समझ में, प्रेक्षित वाष्प दाब क्या होगा। और यही तो चीज मैं बता रहा था आपको ऊपर कि जो विलियन का प्रेक्षित, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वाष्प दाब जो आप देख रहे हो वो ज्यादा आ रहा है, किसके कंपैरिजन में, सैद्धांतिक है। ये सब चीजें, अब यहां पर आओ, एफ ए और एफ बी का क्वथनांक कम हो जाएगा एफ ए बी से। अरे से यस और नो, ठीक है। अब यहां बल कम मजबूत, बल मजबूत तो जल्दी टूटेंगे नहीं, क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया मतलब अब ज्यादा वाष्प है तो कम वाष्प बनेगी, कम वाष्प बनेगी तो वाष्प का दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे बात आ रही है मेरी समझ में। तो क्वथनांक ज्यादा तो कम वाष्प बनेगी। मैंने सोचा कि विलियन 100 डिग्री पे उबलेगा, और विलियन तो 100 पे हिल ही नहीं रहा है, विलियन तो 120 पर जाके उबलेगा मान लो, या फिर मैं ये कह सकता हूं 100 पर कम उबलेगा। क्वथनांक ज्यादा तो कम उबलेगा, कम उबलेगा तो कम वाष्प, कम वाष्प तो वाष्प का दाब भी कम। ये पॉइंट यहां लिख रखा है ना हम लोगों ने, वाष्प दाब कम होगा कि भाई पीएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पी डैश ए प्लस पी डैश बी से। और आई बात समझ में। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रेक्षित क्वथनांक ज्यादा हो गया तो प्रेक्षित वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। समझ में आई ये पॉइंट। आदर्श अनादर्श पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन इस साल आने के चांस ही कर लेंगे आप। अब अपन बनाते हैं ग्राफ, कि ग्राफ क्या कहता है हमें। तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, पहले उसको पूरा कवर करते हैं। एक्स ए इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इक्वल टू 0, और यहां पर लिखता हूं मैं वाष्प दाब, ठीक है। इसी ग्राफ के हम लोग 3 फ्लो लेंगे पूरे, ठीक है।
ठीक है, ये दो ग्राफ से हम लोग डिजाइन करते हैं इसको। तीसरा ग्राफ इसको लेंगे कि तीन ग्राफ मैंने बना दिया आपके सामने, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों वास्तव और एक्स और एक्स बी का घटक है। मैंने बोला पहला ग्राफ कि एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, आपके पास 0 लिया या एक्स से 1 लिया, दैट मींस यहां से यहां तक चलते टाइम आपके पास मूल भिन्न बढ़ रहा है, एक्स ए का और एक्स बी का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक ग्राफ किसके बीच में हो गया है, मूल भिन्न और वाष्प दाब के बीच के ग्राफ हो गई है। मेरा राउल्ट क्या कहता है कि पी डैश ए समानुपाती होता है किसके, एक्स ए के, और पी डैश बी समानुपाती किसके, एक्स बी के, और पी एस किसके बराबर होता है, पी डैश ए प्लस पी डैश बी के। तो मैं ग्राफ बना देता हूं, एक काम करता हूं सीधे स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। ये मेरा एक ग्राफ, ये मेरा दूसरा ग्राफ। स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि समानुपाती है, क्लियर है। तो मेरे पास जब ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, दस मतलब P डैश ए है, और यहां से यहां x से बढ़ रहा है, दैट मींस ये ग्राफ भी ऊपर बढ़ रहा है, दैट मींस वाष्प दाब बढ़ रहा है, मतलब ये किसका, P डैश में, ये अधिकतम है और यहां से कम हो रहा है, ये ग्राफ किसका हो गया, P डैश बी, और ये PS हो गया, और P डैश ए प्लस P डैश बी। अब ये हो गया मेरा आदर्श, मेरे को पता चल गया ये क्या है मेरा आदर्श। आदर्श के संदर्भ में मैं दूसरे ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। ये मेरा आदर्श की लाइनें थी, सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस। ये मेरा आदर्श की लाइनें थी। अब एक ग्राफ मैं लेता हूं पॉजिटिव डेविएशन का, एक ग्राफ लेता हूं मैं नेगेटिव, रटना कुछ भी नहीं है। आदर्श की लाइनें तैयार है, आदर्श का मतलब समानुपाती। मेरा पॉजिटिव क्या बोल रहा था कि मेरा जो वाष्प दाब होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, दैट मींस मेरे पास P डैश ए ज्यादा होगा किससे, P नॉट ए एक्स ए से, P डैश बी भी ज्यादा होगा किससे, P नॉट बी एक्स बी से, और P एस भी ज्यादा होगा मेरा P डैश ए प्लस, जबकि यहां पर ये सब चीजें क्या आ जाएंगी, P डैश ए कम आ जाएगा। पहले तो मैं ज्यादा वाला बताऊं, मेरा होना तो ये लाइन चाहिए थी, बट वाष्प दाब थोड़ा ज्यादा आएगा तो ये वाष्प दाब क्या ऊपर उठ के आएगा, ये भी वाष्प दाब कम, तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये व्हाइट वाली लाइन देखिए, ये पॉजिटिव का ग्राफ है, ठीक है। नेगेटिव के ग्राफ का मतलब मेरे ये सब चीजें कम आनी चाहिए थी, मेरी लाइन तो आदर्श की ये थी, इससे मैं कम पे पहुंचा हूं, ये मेरा कम, ये यहां से कम, और ये नेगेटिव का ग्राफ हो गया। सारे ग्राफ कंप्लीट आपके एक ही फ्लो डायग्राम में। ये सब मैं शेयर भी करूंगा उसी ग्रुप में, मैं आपको शेयर करूंगा, आपके पास ये पीपीटी भी डाउनलोड में रहेगी पूरी, तो आप यहां से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आई बात। आदर्श अनादर्श की विलयन के ग्राफ याद हुए। ये टोटली 4 नंबर का भी क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हैं। आदर्श अनादर्श, पॉजिटिव नेगेटिव, तीनों के ग्राफ, ठीक है। स्पीडली आप करेंगे तो जल्दी इजीली चैप्टर कवर होगा। हम लोग आधे से ऊपर चैप्टर को पार निकाल चुके हैं। अब आदर्श अनादर्श विलयन तो देख लिए, अब बात आती है इनके एग्जाम्पल कैसे याद करें। तो हमेशा जो आसपास दिखने वाली चीजें हैं वो सारी आदर्श है। आसपास का मतलब जो नियर बाय नाम होता है, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन, एन हेप्टेन आइसोऑक्टेन, एन हेप्टेन एन हेक्सेन, तो जो नियर बाय चीजें दिख रही है ना, ये तो सब आदर्श है। अब बात हमारे को वो आदर्श से नहीं पूछता, वो पूछता है अनादर्श के पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो मैं कुछ आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, उनको ध्यान रख लेना आप बस। आदर्श तो आपने देख लिया, जो एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, आइसोहेप्टेन, आइक्टोऑक्टेन, जो बराबर बराबर। हमेशा इस चीज को पॉइंट में ध्यान रखना, ट्रिक में अल्कोहल, वाटर, जल और CS2 आपस में पॉजिटिव डेविएशन ही बनाते हैं, हमेशा धनात्मक विचलन बनाएंगे, अल्कोहल, जल और CS2। और अगर मैं बात करता हूं कोई भी मैंने क्या ले लिया, अम्ल ले लिया, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, और एसिड का काम ही नेगेटिव है, ठीक है। आइए देखते कैसे हम लोग अगर इसको बात करें। मैंने बोला मेथनॉल CH3OH प्लस वाटर, तो अल्कोहल के साथ वाटर है, डेविएशन कैसा, पॉजिटिव। मैंने बोल दिया H2O प्लस CS2, अरे CS2 है, पॉजिटिव। मैंने बोला CH3OH प्लस CS2, पॉजिटिव। मैंने बोल दिया HCl प्लस H2O, नेगेटिव, एसिड आ गया ना। मैंने बोला CH3COOH प्लस H2O, नेगेटिव आ गया, और एसिड आते कैसा होगा, नेगेटिव। अल्कोहल, वाटर और CS2 कैसा, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अगर एसिड आ रहा है तो याद रह जाएगा, इतना इससे बाहर आपके कोर्स में ही नहीं है।
क्लियर हुआ? अब अपने पास आता है एक और पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्थिर क्वाथी। आपने एक चीज देखी होगी, मैंने अभी तक हेनरी नियम नहीं कराया। हेनरी नियम मैं कराऊंगा बिल्कुल एंड में, क्योंकि हेनरी नियम मैं जब पूरा करवा दूंगा ना तो हेनरी को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगा कि आदर्श विलयन करते हैं, संघनन नहीं होना चाहिए ना विघटन नहीं होना चाहिए, आपको समझ में ही नहीं कि संघनन विघटन क्या होता है। अभी आपको वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में कुछ पता नहीं है, हेनरी वेंट ऑफ पे काम नहीं करता, तो काम तब करेंगे जब सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, तो अब आता है आपके पास स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी क्या होते हैं? ये होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। स्थिर क्वाथी का मतलब क्या होता है? नियत क्वथनांकी विलयन। ऐसे दो घटक मिश्रण जो एक ही ताप पर क्वथित होते हैं, ऐसे दो घटक मिश्रण जो एक ही ताप पर क्वथित होते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। क्लियर है? मैंने बोला कि मैंने पानी के साथ पेट्रोल मिला दिया, तो क्या ये स्थिर क्वाथी हुआ? क्या नहीं। क्यों नहीं हुआ? आपको स्मेल सिर्फ पेट्रोल की आती है, पानी की कोई स्मेल थोड़ी है। पानी तो वहीं रह गया। मैंने शक्कर की चाशनी को धूप में रख दिया, पानी पानी उड़ गया मेरा, ये विलयन स्थिर क्वाथी? तो ऐसे विलयन जिनके अंदर दोनों घटक एक ही साथ वाष्पित होंगे, एक ही अनुपात में वाष्पित होंगे, वो क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी। मैंने एक विलयन का मिश्रण लिया जिसके अंदर मैंने क्या दिया, ये कौन सी अवस्था थी इसकी? द्रव, और इसी की क्या बन गई आपके पास? गैस अवस्था बन गई। मैंने बोला द्रव अवस्था में ए और बी जब थे, तो ए और बी का अनुपात जो था वो x अनुपात y था। अब जब वाष्प बनी तो वाष्प में भी क्या होना चाहिए? मैंने बोला अगर 1:2 था, तो वाष्प भी जब 1 ए उड़ेगा तो 2 बी उड़ना चाहिए था। दैट मीन्स मिश्रण तो समान है ना, दैट मीन्स अनुपात क्या रहा है? समान। तो इनकी घटक की डेफिनेशन भी क्या होती है? वे सभी विलयन मिश्रण जिनका द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में संघट्य अनुपात समान हो, क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। तो वे सभी विलयन जिनके द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में संघट्य अनुपात क्या होना चाहिए? आपका समान होना चाहिए, वही क्या कहलाएंगे? आपके स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी दो तरीके के, पहला निम्न क्वथनांकी, दूसरा उच्च क्वथनांकी। निम्न क्वथनांकी मतलब आपके पास इनका क्वथनांक कैसा आना चाहिए? कम आना चाहिए। उच्च क्वथनांकी मतलब क्वथनांक क्या आना चाहिए? ज्यादा। माना कि मैंने a प्लस बी मिलाया और क्वथनांक क्या बना दिया? ए बी, और यहां पर मैंने क्या मिलाया? a प्लस बी मिला करके यहां पर भी क्या बना दिया? ए बी। मैंने बोला a का वाष्प दाब 70.1 था, इसका क्वथनांक 70.2 था। ए का क्वथनांक 70.1 था और बी का क्वथनांक 70.2, तो जो मेरा स्थिर क्वाथी बना इसका 70.3 होना चाहिए।